हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में हम पिछले कुछ एपिसोड से आईसीटी या लिक्विडिटी ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हमने पहले कुछ एपिसोड्स में एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले 3 एपिसोड्स को अच्छे से देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखने के लिए आएँ, ताकि कॉन्सेप्ट को आप स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ सकें। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी के बीच रिलेशन क्या होता है, ये कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, या एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी को अप्लाई करने के बाद हमें क्या डिसीज़न मिलता है, इन सारी बातों पे आज डिस्कशन हम करेंगे। सो जैसा कि थ्योरिकल चीज़ें बताती हैं कि प्राइस चार्ट पे किसी एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी पर मूव करता है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चार्ट पे फॉलो करता रहता है। हमने शुरू में भी बात की है कि प्राइस के मूवमेंट का एक फ्यूल जो है वो है लिक्विडिटी, यानी कि चार्ट पे अगर प्राइस मूव कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है। अब लिक्विडिटी क्या है? वो पैसा है, और उस पैसे को हमने कैसे डिफाइन किया है कि जहाँ पर भी चार्ट पे या किसी एरिया पे मैक्सिमम लिक्विडिटीज़ होने के चांसेस होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पे हमारी लिक्विडिटी प्लेस होती है। ये लिक्विडिटी एरिया वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग के डिसीज़न लेते हैं। रिटेल ट्रेडर इमोशंस में आके अपने ट्रेड का डिसीज़न लेते हैं, और इंस्टीट्यूशन या बिग प्लेयर जो होते हैं उन प्लेसेस पे डिसीज़न इसलिए लेते हैं क्योंकि रिटेलर के डिसीज़न की वजह से वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। इसको ऐसे भी एक बार और समझ सकते हैं कि आपको अगर कोई सामान ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना है तो आप ऑलवेज़ उस जगह पे या उस मार्केट में जाएंगे जहाँ पे उस सामान के सप्लायर के पास सफिशिएंट क्वांटिटी हो। ये कॉन्सेप्ट को हमने शुरू के एपिसोड्स में अच्छे से समझा है। आप कोशिश करें कि इस कॉन्सेप्ट या साइकोलॉजी को सबसे पहले समझें कि किसी लिक्विडिटी पर या एक्सटर्नल लिक्विडिटी के ऊपर किस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, जो आपको एक बेटर आइडिया देगा कि जहाँ कहीं भी लिक्विडिटी अवेलेबल है या एक्सटर्नल लिक्विडिटी अवेलेबल है, वहाँ पे ट्रेडर क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, सो जैसा कि हमने समझा कि लिक्विडिटी हमारी कहाँ होती है, लिक्विडिटी हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई पे और प्रीवियस कैंडल के लो पे प्लेस होती है। इन लिक्विडिटी को भी हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी के नाम ही से जानते हैं। इसके साथ साथ लिक्विडिटी के एक दूसरे लेवल को भी समझा, जिसे हमने स्विंग हाई एंड स्विंग लो नाम दिया था। और ये स्विंग हाई, स्विंग लो, या प्रीवियस कैंडल का हाई या प्रीवियस कैंडल का लो, या अगर हम कंसोलिडेटेडली इसको बोलें, सो एवरी हाई और एवरी लोज पर हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है। ये हाईज एंड लोज कैसे फॉर्म होते हैं, इन सबको हमने स्टार्टिंग के एपिसोड में अच्छे से समझ लिया है। उसके बाद फोर्थ एपिसोड में हमने समझा था कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं। फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन भी हमारा होता है कि किसी भी इंपल्सिव मूव में, इंपल्सिव मूव किसी एक डायरेक्शन में, चाहे वो प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो, ठीक है, किसी इंपल्सिव मूव में हमें 3 ऐसी कैंडल आइडेंटिफाई करनी पड़ती है जिसकी की फर्स्ट कैंडल की और थर्ड कैंडल की विक के बीच में कुछ इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस नजर आए। ये इम्बैलेंस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्राइस एक डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस दूसरी तीसरी कैंडल से डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो डाउन डायरेक्शन जहां से स्टार्ट हुआ है उस कैंडल को हम फर्स्ट कैंडल कंसिडर करते हैं, उसके बाद की सेकेंड कैंडल और उसके बाद की थर्ड कैंडल। इन तीनों कैंडल को एक साथ लेना है और हमें फर्स्ट कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में एक गैप अगर नजर आ रहा है तो इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, या डाउन डायरेक्शन के फेयर वैल्यू गैप को हम बियरिश फेयर वैल्यू गैप के नाम से जानते हैं। सिमिलरली, अगर प्राइस अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो हमें फर्स्ट कैंडल वो आइडेंटिफाई करनी है जहां से अप डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है। उस कैंडल को हम फर्स्ट कैंडल कंसिडर करेंगे, उसके बाद सेकेंड एंड उसके बाद थर्ड कैंडल। इन तीनों कैंडल के फर्स्ट कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच अगर कोई गैप नजर आता है तो इसे हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप के नाम से जानते हैं। ये फेयर वैल्यू गैप ही हमारी फर्स्ट इंटरनल लिक्विडिटी होती है। इंटरनल लिक्विडिटी वैसे मल्टीपल्स होती हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स, ये सारी
लिक्विडिटीज़ को धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, लेकिन किसी भी ट्रेडिंग रेंज के अंदर फेयर वैल्यू गैप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ओके, सो हमने अभी तक बड़े क्लियरली समझ लिया था कि इसी चार्ट पे जब हम लैंड करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप होता है कि लेटेस्ट कैंडल के कंसिडरेशन से हम अपने लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करें। जब हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो मिल जाता है तो इसके बीच की रेंज को हम एक ट्रेडिंग रेंज कहते हैं, यानी कि हम अपने फर्दर ट्रेडिंग का डिसीजन यहाँ से ले सकते हैं। ओके, जब हमारी ट्रेडिंग रेंज एस्टेब्लिश हो गई तो उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि इस एग्जाम्पल को अगर लेंगे तो इसमें हमने इस ट्रेडिंग रेंज को अगर देखेंगे तो प्राइस डाउन डायरेक्शन में, और अगर ये डाउन डायरेक्शन में है तो हमें फर्स्ट कैंडल जहां से डाउन डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है वहां से फेयर वैल्यू गैप या डिफरेंट फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है, ताकि हमें अपनी इंटरनल लिक्विडिटी मिल जाए। इंटरनल लिक्विडिटी बिटवीन स्विंग हाई एंड स्विंग लो, जो भी लिक्विडिटी है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझा। अब हम ये समझते हैं कि प्राइस फ्लो कैसे करता है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया है कि प्राइस एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ कंटिन्यूअसली चार्ट पर मूव करता रहता है। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसको किसी सिंपल और आसानी से डिफरेंट मैनर में अगर हम समझें तो प्राइस मोस्टली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करता है, क्योंकि इन एक्सटर्नल लिक्विडिटीज पर ऑर्डर्स प्लेस होते हैं या ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जाते हैं, और मोस्टली चांस ये होता है कि यहाँ पे बहुत ही सफिशिएंट और ज़्यादा क्वांटिटी से ऑर्डर अवेलेबल होते हैं। इसलिए ऑलवेज प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को टारगेट करता है। जैसे ही प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल से बाय या सेल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्राइस इन ऑर्डर को क्लियर कर देता है या इन ऑर्डर्स को रेट कर देता है, तो प्राइस फिर दूसरे डायरेक्शन की लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। ये दूसरे डायरेक्शन की लिक्विडिटी आपकी एक इंटरनल लिक्विडिटी भी हो सकती है या आपकी अपोजिट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस फ्लो चार्ट को ध्यान में रखना है कि चार्ट पे प्राइस अगर एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी यानी कि हाईज एंड लो की लिक्विडिटी को अगर क्लियर कर चुका है तो अब चांसेस ये हो जाते हैं कि प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी या अपोजिट साइड की लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। जैसे ही प्राइस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को क्लीन कर लेगा तो प्राइस वापस से किसी एक्सटर्नल लिक्विडिटी तरफ मूव करेगा, और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चार्ट पर मूव होती रहती है। ओके, इसको एक लाइन चार्ट के एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे एक हमने लाइन चार्ट को ग्राफ किया है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे हमने 3 कैंडल से बाय साइड लिक्विडिटी और 3 कैंडल से सेल साइड की लिक्विडिटी को मार्क कर लिया है। इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर एक हमारी इंटरनल लिक्विडिटी भी है जो कि एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। बेरिश इसलिए है क्योंकि प्राइस हमारा डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, सो अभी हमने ये लिक्विडिटी तो मार्क कर ली है। ठीक है, सो सवाल ये उठता है, जैसा कि हमने रूल में समझा है, जो डेफिनेशन से हमने समझा है, वो डेफिनेशन क्या बोलती है कि प्राइस एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ फ्लो करती है। तो अगर हम इस ट्रेडिंग रेंज की बात करेंगे तो अभी मेरा करंट प्राइस अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अभी मेरी ये सेल साइड की लिक्विडिटी, ये बाय साइड की लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी ये सारी अनमिटिगेटेड है, यानी कि प्राइस ने इन लिक्विडिटी को अभी अटेम्प्ट नहीं किया है। आप देखिए कि प्राइस अभी फ्यूचर में यहाँ पे आ सकता है या यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है। सो सब्जेक्ट टू लिक्विडिटी अटेम्प्ट हम फर्दर एज्यूम करते हैं कि प्राइस किसी दूसरी लिक्विडिटी पे मूव करेगा। ठीक है, अब सपोज करेंट मार्केट प्राइस पे प्राइस मूव कर रहा होता है और ये मूव करते करते किसी एक लिक्विडिटी पे पहुंचता है। सो जैसे ही प्राइस किसी लिक्विडिटी पे पहुंचता है हमें अपना कंटेक्स्ट एरिया मिल जाता है, यानी कि वहां से हम ये आगे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस किसी दूसरी लिक्विडिटी की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। ओके, ये दूसरी लिक्विडिटी इधर की लिक्विडिटी होगी या ऊपर की लिक्विडिटी होगी, दैट ऑल डिपेंड्स कि प्राइस किसी लिक्विडिटी पे कैसा बिहेवियर करता है। ये बिहेवियर किस तरह के होते हैं, यानी कि किसी लिक्विडिटी पे पहुंच के प्राइस किसी कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन अगर दे रहा है तो हमें ये पता चलता है कि प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी पे चला जाएगा, और इस इंटरनल लिक्विडिटी पे पहुंच के अगर कोई रिवर्सल का इंडिकेशन देता है तो हमें ये मालूम चलता है कि प्राइस जो है अब अपोजिट साइड की लिक्विडिटी की तरफ ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये इंडिकेशन या बिहेवियर किसी लिक्विडिटी पे क्या होते हैं इनको हम आने वाले एपिसोड में अच्छे से समझेंगे। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा।
एक तो तरीका ये है कि प्राइस किसी लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद हम डिफरेंट लिक्विडिटीज की तरफ प्राइस को ट्रेवल करने का एंटिसिपेट करते हैं। ओके, दूसरा तरीका लिक्विडिटी फ्लो का समझने का ये भी है कि सपोज प्राइस किसी ट्रेडिंग रेंज को जब बनाता है तो हमें ये देखना है कि वो ट्रेडिंग रेंज क्या किसी प्रीवियस लिक्विडिटी के अटेम्प्ट के बाद बनी है, तो फिर हमारा फ्लो फिर से क्लियर हो जाता है। जैसे इस एग्जांपल पे अगर हम देखेंगे, लेट्स कंसीडर दिस बुलिश वाला एग्जांपल, कि यहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है कि एक मेरा ये ट्रेडिंग रेंज थी जिसमें प्राइस अपसाइड में ट्रैवल कर रहा था। अब हमने उस ट्रेडिंग रेंज को जब आइडेंटिफाई किया तो जो ये सेल साइड लिक्विडिटी फॉर्म हुई है वो एक पहले से किसी सेल साइड की लिक्विडिटी को लेने के बाद फॉर्म हुई है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज प्राइस ऊपर से यहाँ से नीचे आया और यहाँ से प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी फॉर्म की। अब प्राइस ने इस सेल साइड की नीचे की लिक्विडिटी को क्लीन करने के बाद प्राइस ने डिफरेंट साइड की लिक्विडिटी की तरफ ट्रैवल स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हम ये कंटेक्स्ट बना सकते हैं कि प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले लिया, तो अब प्राइस दूसरे साइड की लिक्विडिटी की तरफ ट्रैवल करेगा। क्योंकि इस लाइन चार्ट पे हमारी दो डिफरेंट लिक्विडिटीज दिख रही है, एक ऊपर बाय साइड ये है, दूसरी ये है। सो यहाँ पे हम सब्जेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ सम सेटअप कोई प्राइस कैसा बिहेवियर कर रहा है, इसके बेसिस पे ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस जो है यहाँ से एक रिवर्सल फॉर्म करके अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे जाएगी। ये अपोजिट साइड की लिक्विडिटी आपकी एक्सटर्नल भी लिक्विडिटी हो सकती है या कोई इंटरनल लिक्विडिटी हो सकती है। ओके, सो आई बिलीव कि ये लिक्विडिटी के फ्लो को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी पूल ऑफ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिनको हम एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटीज के नाम से जानते हैं। ये लिक्विडिटी स्विंग हाई स्विंग लो या किसी इम्बैलेंस एरिया पे प्लेस होती है। इम्बैलेंस एरिया हमारा क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। ओके, चार्ट पे जब हम अपनी लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करते हैं सो हमें ये समझना होता है कि प्राइस कौन सी लिक्विडिटी को लेके किस लिक्विडिटी के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, या अगर ये थोड़ा डिफरेंट लगे, लिक्विडिटी को समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो दूसरा रूल बड़ा सिंपल सा है कि आप अपनी ट्रेडिंग रेंज में जिन लिक्विडिटी को आपने मार्क किया है वो लिक्विडिटी को मार्क कर लीजिए और प्राइस को किसी एक लिक्विडिटी पर पहुंचने तक वेट करें, और वेट करने के बाद देन फर्दर आप अपने नैरेटिव को बिल्ड कर सकते हैं कि प्राइस ने इस लिक्विडिटी को ले लिया है तो अब फर्दर प्राइस इस लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकता है। सिंपल ये अंडरस्टैंडिंग है। ओके, आइए इस कॉन्सेप्ट को हम एक रियल चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस चार्ट से हम इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के फ्लो को समझते हैं। हमारा रूल क्या बोलता है कि प्राइस एक लिक्विडिटी लेने के बाद दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। ये लिक्विडिटी हमारी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे हमने बात की कि जब कभी हम किसी चार्ट पे लैंड करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम लेटेस्ट स्विंग हाई एंड स्विंग लो को आइडेंटिफाई करें। सपोज ये मेरी एक लेटेस्ट कैंडल है, तो इसके रेफरेंस से हमने अपने एक स्विंग हाई को आइडेंटिफाई किया और इसके बाद एक स्विंग लो को आइडेंटिफाई किया। ओके, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के डायरेक्शन को अगर हम देख पा रहे हैं तो प्राइस एक अप साइड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि ये मेरी ट्रेडिंग रेंज एक बुलिश ट्रेडिंग रेंज है। अगर प्राइस अप साइड के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है सो हम जहां से मेरा बुलिश मूव या अप डायरेक्शन का प्राइस का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वहां से हम 3 कैंडल के पेयर्स को ढूंढ के अपनी इंटरनल लिक्विडिटीज को भी आइडेंटिफाई करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 ये कोई नहीं थी, 1 2 3 एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमें मिल रहा था। उसके बाद हमें आगे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा है जो कि अनमिटिगेटेड हो। ओके, सो यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग रेंज भी एस्टेब्लिश हो गई, हमें बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी भी मिल गई। अब हम अपने एनालिसिस को करने के लिए तैयार हैं। ओके, सो एनालिसिस क्या बोलता है कि प्राइस किसी लिक्विडिटी पर आने के बाद दूसरी लिक्विडिटी की तरफ ट्रेवल करता है। लेकिन अगर आप इस ट्रेडिंग रेंज को ध्यान से देखेंगे तो अभी तक प्राइस जो है किसी भी लिक्विडिटी पर प्राइस ने अटेम्प्ट नहीं किया है। ध्यान रहे, ये लिक्विडिटी अभी फॉर्म हुई है, इसलिए प्राइस अभी फ्यूचर में यहां पे आ सकता है। ओके, चाहे यहां आएगा, चाहे यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। इस चीज को हमें अच्छे से समझना है कि लिक्विडिटी फॉर्म होना एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद फ्यूचर में प्राइस मूव होके उस लिक्विडिटी पर आता है, और लिक्विडिटी पे आने के बाद हम अपने डायरेक्शन का
या बायस को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके, सो अभी प्राइस किसी लिक्विडिटी पे नहीं आया है, तो इसका अल्टरनेट क्या होता है कि हम अपने पास्ट में देखें कि ये जो लिक्विडिटी हमारी फॉर्म हुई है क्या किसी दूसरी लिक्विडिटी के लेने के बाद का रिजल्ट तो नहीं है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि जब प्राइस मेरा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है तो मुझे क्या दिखता है कि ये प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने के बाद एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अभी जो प्राइस है वो प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर चुका है। ओके, यानी कि प्राइस एक बाय साइड लिक्विडिटी को लेने के बाद अब क्या कर सकता है, दूसरी साइड की लिक्विडिटी पे मूव कर सकता है। दूसरी साइड पे लिक्विडिटी कौन सी है मेरी, एक ये लिक्विडिटी है, एक ये लिक्विडिटी है और एक ये लिक्विडिटी है। ओके, सो प्राइस ने एक लिक्विडिटी को लिया, अब प्राइस दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मुड़ सकता है। नॉट मैंडेटरी कि वो यहीं पे आएगा या नीचे ही आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाए। दैट ऑल डिपेंड्स के प्राइस का लिक्विडिटी अटेम्प्ट करने के बाद या लिक्विडिटी रेट करने के बाद बिहेवियर कैसा है। ये बिहेवियर हमें इंडिकेशन देता है कि प्राइस वापस से ऊपर की एक्सटर्नल पे जाएगा या नीचे साइड की लिक्विडिटीज पे जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम समझेंगे कि कैसा बिहेवियर होता है। फिलहाल देखते हैं कि मेरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस किसी दूसरी लिक्विडिटी को रेट करता है या नहीं। ओके, सो प्राइस को हम मूव कराते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने एक दूसरी लिक्विडिटी की तरफ, जो कि हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इसकी तरफ डायरेक्शन किया और इस लिक्विडिटी पे आ गया। ओके, सो अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। प्राइस ने एक बाय साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया। ओके, बाय साइड को लेने के बाद यानी कि बाय ऑर्डर्स को क्लीन करने के बाद प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आ गया। ओके, अब ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस क्या वापस से ऊपर की एक्सटर्नल की तरफ मूव करेगा या नीचे की एक्सटर्नल की तरफ मूव करेगा, आइए देखते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट हमारा ऑन ट्रैक है। प्राइस एक लिक्विडिटी को लिया, फिर दूसरी लिक्विडिटी की तरफ आ गया। अब इस लिक्विडिटी को क्लीन करने के बाद प्राइस नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। ये नेक्स्ट लिक्विडिटी मेरी कौन सी है, इसको हम आगे देखते हैं। ओके, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने के बाद प्राइस ने एक इंटरनल लिक्विडिटी स्विंग हाई नया फॉर्म कर दिया है, जो बाय साइड है, सॉरी सेल साइड लिक्विडिटी है। ओके, सो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी को लिया और प्राइस ने एक नई एक्सटर्नल लिक्विडिटी इंजीनियर कर दी, ये नई लिक्विडिटी एक बना दी। ओके, सो फ्लो हमारा सेम रहेगा कि प्राइस एक लिक्विडिटी के बाद दूसरी लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। अब प्राइस गया कहां पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे हमारी एक नई ट्रेडिंग रेंज भी एस्टेब्लिश हो गई, बाय साइड सेल साइड, और इसके बीच में एक इंटरनल लिक्विडिटी भी फॉर्म हो गई। सो प्राइस ने अपने रूटीन बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंटरनल लिक्विडिटी से वापस दूसरे साइड की लिक्विडिटी पे अटेम्प्ट किया। अब यहां अटेम्प्ट करने के बाद हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस या तो दूसरी लिक्विडिटी की तरफ या अपोजिट साइड की लिक्विडिटी की तरफ ट्रैवल करेगा। देखते हैं। सो जैसा कि हमने समझा कि प्राइस वापस से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को क्लीन कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास ओपन लिक्विडिटी कौन सी है, एक ये लिक्विडिटी है और एक अपोजिट साइड में नई बाय साइड लिक्विडिटी फॉर्म हो गई है। ओके, सो अब प्राइस या तो इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करेगा या इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करेगा। ओके, सो देखते हैं प्राइस ने क्या किया। यहां पे प्राइस ने एक नई लिक्विडिटी इंजीनियर कर दी है, सेल साइड लिक्विडिटी। सो अभी भी हमारा एंटिसिपेशन सेम रहेगा कि प्राइस किसी एक लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने के लिए जा सकता है। सो प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया। ओके, सो ये लिक्विडिटी अभी हमारी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही प्राइस ने इस लिक्विडिटी को क्लीन किया, सो हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फर्दर प्राइस नेक्स्ट लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट लिक्विडिटी मेरी कौन सी है, एक ये है ओपन पड़ी हुई है, एक लिक्विडिटी मेरी नीचे साइड पे पड़ी हुई है, दो लिक्विडिटी नीचे है। ठीक है, सो प्राइस को देखते हैं किस लिक्विडिटी की तरफ जाता है। तो प्राइस ने ऊपर की लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया। ओके, सो प्राइस ने जब ऊपर की लिक्विडिटी को वापस से क्लीन किया तो हमें क्या देखना है कि मेरे पास अब नेक्स्ट लिक्विडिटी का लेवल कौन सा है। मेरे पास नेक्स्ट लिक्विडिटी एक ये दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विडिटी मेरी एक ये नजर आ रही है।
और एक नेक्स्ट लिक्विडिटी ये है, ये चार नीचे साइड की मेरे पास लिक्विडिटी दिख रही है। ये भी लिक्विडिटीज हैं, ये सारी मेरी नई इंजीनियर्ड लिक्विडिटीज हैं जिन्हें हम सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं। साथ ही साथ मेरी बाय साइड की लिक्विडिटी भी ऊपर जनरेट हुई है। माइनर्स अगर हम देखेंगे तो ऊपर भी मेरी स्विंग फॉर्म हो गई है। ओके, सो प्राइस अब यहाँ पे अभी क्या बिहेवियर कर रहा है कि प्राइस ने एक बाय साइड लिक्विडिटी को ले लिया है, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस किसी दूसरी लिक्विडिटी की तरफ ट्रैवल कर सकता है। वो लिक्विडिटीज कौन सी है? ये है, ये है या ये है। सो इमीडिएटली हमारी तीन लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकता है। देखते हैं। सो प्राइस ने फिर से एक बार एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया। अभी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप देख रहे हैं कोई भी ओपन नहीं है। सो हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइस किसी नीचे की लिक्विडिटी की तरफ मुड़ सकता है। ओके, देखते हैं। प्राइस ने अब एक नई एक्सटर्नल लिक्विडिटी फॉर्म कर दी है। सो व्यू हमारा सेम रहेगा कि प्राइस इंटरनल पर आ सकता है या एक्सटर्नल पे आ सकता है। ओके, प्राइस वापस से इंटरनल पे आया। जैसे ही इंटरनल पे आता है अब हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस मेरी दूसरे साइड की कोई भी ओपन लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकता है। अभी इस ट्रेडिंग रेंज में मेरे पास ओपन लिक्विडिटी एक ये है, एक ये है। सो या तो प्राइस मेरा ऊपर जाएगा या तो प्राइस मेरा नीचे जाएगा। ओके, सो ये इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो जाएं कि यहाँ पे आने के बाद हमें एनालिसिस क्यों नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इस चीज को बड़े क्लियरली समझ लेंगे। जैसे ही हम इस एरिया पे प्राइस के बिहेवियर को समझेंगे तो हमें यहां से पता भी चल जाएगा कि प्राइस इस लिक्विडिटी को ही लेने के लिए जा रहा है या नीचे की लिक्विडिटी की तरफ लेने के लिए जा रहा है। फिलहाल अभी तक के एपिसोड में मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि जब प्राइस एक लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लेता है तो प्राइस दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। दूसरी लिक्विडिटीज हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है वो सारी चीजें हमने ट्रेडिंग रेंजेस से समझ ली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइस ने इंटरनल लिक्विडिटी ली, सो अब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस दूसरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव कर सकता है। ओके, सो प्राइस ने धीरे धीरे मूवमेंट दिया और मूवमेंट देने के बाद अपने कुछ नई लिक्विडिटी इंजीनियर करी। अकॉर्डिंगली कुछ टाइम के बाद प्राइस ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली। ओके, सो ये था एक लाइव चार्ट पे एग्जांपल जहां पे मैंने ये समझाने की कोशिश की कि प्राइस एक लिक्विडिटी को लेने के बाद दूसरी लिक्विडिटी की तरफ ट्रैवल करता है। ओके, सो वो लिक्विडिटी हमें मालूम होनी चाहिए कि मेरी वो लिक्विडिटीज कौन सी हैं। अब एग्जैक्टली प्राइस किस लिक्विडिटी के या किस डायरेक्शन में मूव करेगा इसके लिए हम प्राइस बिहेवियर या कैंडल साइंस को नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, जिससे कि मुझे ये कॉन्सेप्ट का फ्लो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। यानी कि प्राइस किसी एक्सटर्नल के बाद फर्दर किस लिक्विडिटी पे जाएगा ये कॉन्क्रीट क्लियर हमें मिल जाएगा। ओके, सो आई बिलीव कि आज के इस एपिसोड में लिक्विडिटी के रिलेशनशिप को आपने अच्छे से समझा। इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का फ्लो क्या होता है, ठीक है, इनका एप्लीकेशन कैसे होता है। यानी कि हमें सिंपल अभी तक की नॉलेज में यही ध्यान रखना है कि प्राइस किसी एक लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने के बाद दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। वो दूसरी लिक्विडिटी एग्जैक्टली कौन सी होगी वो हम आने वाले एपिसोड के एनालिसिस से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एज ऑफ नाउ आपको चार्ट पे सिर्फ ये प्रैक्टिस करना है कि एक चार्ट खोलिए, वहां पे अपनी लिक्विडिटीज को आइडेंटिफाई करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि क्या प्राइस एक लिक्विडिटी को लेने के बाद दूसरी लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है या नहीं। एक लिक्विडिटी अगर पहली लिक्विडिटी आपकी एक्सटर्नल है तो आपको ये चेक करना है कि क्या प्राइस इंटरनल की तरफ मूव किया या वापस से एक्सटर्नल की तरफ ही कंटिन्यू रह गया। अभी सिर्फ ये स्टेप आपको समझना है ताकि आपको लिक्विडिटी के फ्लो का एक क्लियर आइडिया मिल जाए। फर्दर एपिसोड्स में हम और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाएंगे जो मुझे ये क्लियर आइडिया देगा कि प्राइस अब इस लिक्विडिटी को लेने के बाद नेक्स्ट इस ही लिक्विडिटी पे जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, सो स्टिल आपके पास अगर कोई कमेंट्स या सजेशन हो वीडियो से रिलेटेड सो प्लीज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के एपिसोड्स को आपको अपडेटेड कंटेंट मिलते रहें।
साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि इस आईसीटी के लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट के सारे छोटे से छोटे बड़े से बड़े सारे कंटेंट को इस सीरीज में हम कवर करें। अभी हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी, इसके बाद हम कैंडल साइंस को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम बायस को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझेंगे। इसके साथ साथ हमें प्रीमियम डिस्काउंट एरे को भी समझना है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के, वो सारी चीज़ें इस सीरीज में हम कवर करें। ओके, सो अभी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।